क्या आप भी सोचने की आदत से परेशान हो, ओवर थिंकिंग से परेशान हो? एक बार विचारों को पकड़ लेते हो तो उसी में फंसे रहते हो, वहां से बाहर आ ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ओवर थिंकिंग, ये सोचने की लत क्यों लगती है और इस सोचने की लत से मुझे कैसे बाहर आना है। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, बस इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान आपको यहां मिलेगा ये उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग के पीछे, सोचने की आदत के पीछे जो सबसे पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है भविष्य का डर, आने वाले कल का डर, फियर ऑफ फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, एक नौजवान लड़का, उसे डर लग रहा है अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो। एक बंदा, एक एंटरप्रेन्योर जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो डर रहा है अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो, बिजनेस नहीं चल पाया तो, बिजनेस डूब गया तो। एक बंदा सोच रहा है भाई अगर वाइफ छोड़कर चली गई तो। लेडी सोच रही है अगर हस्बैंड छोड़कर चला गया तो ये सब भविष्य का डर है, ये सब फ्यूचर का डर है, फ्यूचर का फियर है। लेकिन अगर ये डर नेचुरल है, लेकिन अगर ये डर हेल्पफुल है, मोटिवेशनल है, वर्तमान की किसी गलतियों से, किसी हरकत से जुड़ा हुआ है, तो ये डर थोड़ा सा सही है। ध्यान देना, अगर ये किसी गलतियों से, किसी हरकत से जुड़ा है, वर्तमान की किसी गलती, किसी हरकत से जुड़ा है, तो ये डर सही है, थोड़ा सा डर सही है। ये हमें रोकता है, ये हमें भविष्य का डर दिखाता है। देख ले, तू ऐसी गलती कर रहा है तो देख ऐसा हो सकता है, और वो डर दिखाकर, वो खतरा दिखाकर हमें रोकता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा, एक नौजवान लड़का, अगर वो दिन रात सिर्फ रील देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाहर दोस्तों के साथ सिर्फ पार्टी कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान की ये हरकत उसे थोड़ा सा डराएंगी। देख, तू ऐसी हरकतें कर रहा है और अगर भविष्य में तू फेल हो गया तो भविष्य का ये थोड़ा सा डर उस बंदे को मोटिवेट करेगा, उस बंदे को हेल्प करेगा मेहनत करने के लिए कि भाई उठ, मेहनत कर, एफर्ट कर। फिर वो बंदा सही निर्णय लेते हुए अपनी गलतियों को सुधारेगा और सही निर्णय लेते हुए वो पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, लगातार मेहनत करेगा, पास हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो यहां पर इस थोड़े से डर ने, ये जो डर नेचुरल था, ये जो डर हेल्पफुल था, मोटिवेशनल था, जो वर्तमान की गलतियों से जुड़ा था, तो ध्यान देना, यहां पर इस थोड़े से डर ने उसे सिखाया, सही निर्णय लेने में मदद किया, अपनी गलतियों को सुधारने में मदद किया। तो इस तरह का ये थोड़ा सा डर जरूरी है, थोड़ी सी हल्की सी ओवर थिंकिंग सही है। लेकिन ये ओवर थिंकिंग, ये सोचने की आदत अगर टू मच हो जाती है, सो मच हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर ये गड़बड़ी पैदा करती है और ये बहुत ही गंदे ओवर थिंकिंग में फंसा देती है। अगर फिर बंदा डर में इस तरह चला जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो फेल हो जाने के बाद जो स्थिति बनेगी, अगर उस स्थिति में जीने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, अरे फेल हो जाने के बाद मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, लोगों के सामने कैसे आऊंगा, अपने दोस्तों के सामने, परिवार और रिश्तेदारों के सामने कैसे आऊंगा। ध्यान देना, अक्सर ये फेल होने की जो एंजाइटी होती है, जो सोच होती है, अक्सर जो 10वीं में होते, 12वीं में जो बच्चे होते, उन्हें ये ज्यादा परेशान करती है। मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। जब बंदा उस भविष्य की स्थिति को सोचने लगता है जो अभी तक हुई ही नहीं है, तो फिर बंदे का पूरा ध्यान, पूरा फोकस वर्तमान से हटकर, पढ़ाई से हटकर, पूरा उसका फोकस, पूरी ऊर्जा उस डर से लड़ने में लग जाती है।
जो अभी तक हुआ ही नहीं, भविष्य की उस बेइज्जती, उस अपमान को वो अभी से जीने लगता है, अभी से उसका शोक मनाने लगता है, उसी में जीने लगता है, तो पूरा ध्यान उसका वहां चला जाता है, पूरी ऊर्जा उसकी वहां चली जाती है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, फिर भविष्य में फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर कभी कभी वो फेल हो जाता है, और जब फेल होता है, फेल हो जाने के बाद जब असल में वर्तमान में वो बेइज्जती, वो अपमान जब उसके सामने आती है, तो वो उतनी खतरनाक नहीं लगती, उतनी डरावनी, उतनी पीड़ा देने वाली लगती ही नहीं है, जितना वो बंदा पहले से ही सोचकर बैठा होता है। फेल हो जाने के बाद जब स्थिति सामने आती है, जब बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, कुछ लोग चिढ़ाते हैं, ताने मारते हैं, बोलते हैं, तो वो चीजें उतनी खतरनाक, उतनी डरावनी, उतनी पीड़ा देने वाली नहीं होती, जितना हम पहले से सोचकर बैठे होते हैं। जब वो सामने आती है तो हम उसे झेल लेते हैं, सह लेते हैं, उसे आराम से उस स्थिति में ढल जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। मन जब भी किसी चीज को पकड़ता है तभी वो पीड़ा पाता है। ध्यान से सुनना, जब भी मन किसी चीज को पकड़ता है तभी वो पीड़ा पाता है, तभी वो ओवर थिंकिंग में जाता है, तभी एंजाइटी अटैक आता है। और मन सिर्फ दो ही चीज को पकड़ सकता है, बीते कल को, आने वाले कल को, बीते कल को, आने वाले कल को। मन दो ही चीज को पकड़ सकता है, बीते कल को, आने वाले कल को। मैं फिर बोलूंगा, मन को तभी पीड़ा होती है, तभी ओवर थिंकिंग होती है, तभी एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आता है, जब मन बीते कल को और आने वाले कल को पकड़ता है, स्पेशली आने वाले कल को। जब इन दोनों चीज को पकड़ता है तभी पीड़ा पाता है, तभी ओवर थिंकिंग होती है। ध्यान देना। लेकिन जब मन वर्तमान में जीता है, और वर्तमान की स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे बंदा फेल हो चुका है, चाहे हस्बैंड भाग चुका है, वाइफ भाग चुकी है, चाहे बिजनेस में लॉस हो चुका है, चाहे कुछ भी हो चुका है, अगर वो सामने होती है तो मन उसे आराम से झेल लेता है, सह लेता है, क्योंकि वो सामने है, वो वर्तमान है। और मन कभी भी वर्तमान को नहीं पकड़ सकता। ये विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। मन वर्तमान को पकड़ ही नहीं सकता, असंभव है। वर्तमान में जो भी होता है उसे हमें देख करके सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और उस सहने की स्थिति में, उस झेलने की स्थिति में डर नाम की कोई चीज होती नहीं। लेकिन अगर ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक भविष्य का डर बनकर बैठी हुई हैं, हमने इसे बस एक भविष्य का डर बनाकर बैठा है, जो अभी तक सच हुई ही नहीं है, बस एक डर बनाकर बैठा है, इसी डर में जी रहे हैं, तो ये चीज कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना, कई लाख गुना हमको तकलीफ देगी, हमें पीड़ा देगी। लेकिन अगर इन चीजों से जो हम डर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, जब सच में ये हो जाता है ना भैया, तब हमें पीड़ा नहीं होती, क्योंकि सच में जब हो जाता है तब तो वो वर्तमान में आ जाता है। और मन को वर्तमान में पीड़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन वर्तमान को पकड़ ही नहीं सकता। मन वर्तमान को सिर्फ जीता है, सिर्फ झेलता है, सिर्फ सहन कर सकता है, उसके लिए सिर्फ खड़े रहना पड़ता है। इसीलिए मन को ओवर थिंकिंग नहीं होती, मन को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मन वर्तमान को पकड़ ही नहीं सकता। मन को ओवर थिंकिंग तभी होती है जब मन बीते कल को और आने वाले कल को पकड़ता है, तभी उसे पीड़ा होती है। तो अगर हमारा मन इस चीज को बड़ी गहराई से देख लेगा, समझ लेगा कि भैया एक्चुअल में पीड़ा तो सिर्फ बीते कल को पकड़ने में, आने वाले कल को पकड़ने में होती है। अगर भविष्य का कोई डर मुझे सता भी रहा है तो मुझे उसे भविष्य में ही छोड़ देना चाहिए। जब वो सामने आएगा तो उस वक्त हम इसे झेल लेंगे, इसे सह लेंगे, इसके साथ जी लेंगे। ये हमें उतनी तकलीफ नहीं देगा, कुछ दिन की पीड़ा होगी, उसके बाद यहां से निकल जाएंगे। लेकिन वो जो कुछ दिन की पीड़ा होगी ना, वो भी आपको उतनी तकलीफ नहीं देती जितना हम पहले से ही सोचकर बैठते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में होती है मेरे दोस्त, वो प्रेजेंट में होती है। उसे हमें पकड़ना नहीं होता, उसे तो हमें जीना होता है। ओवर थिंकिंग के पीछे, सोचने की आदत के पीछे जो दूसरा कारण होता है वो होता है बीते कल की गलतियां,
बीते कल के पछतावे। बीते कल की कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। वर्तमान में उन गलतियों की वजह से हम बार बार पछतावे में जीते हैं, उसी गलतियों को बार बार याद करते हैं, पछताते हैं और अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। वर्तमान में उस बीते कल की गलतियों की वजह से वर्तमान में ओवर थिंकिंग, सोचने की आदत में परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मैं कहीं और होता, और ऊपर होता, और बड़ी सफलता मुझे मिलती। अगर मैं डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं गया होता तो आज पक्का मेरी सरकारी नौकरी लग ही गई होती। इस तरह की पिछली गलतियों को लेकर हम पछताते रहते हैं। अगर मैंने उसे समय पर प्रपोज कर दिया होता, अगर मैं उसका थोड़ा सा और इंतजार कर लिया होता तो आज वो मेरी होती या फिर मेरा होता। इस तरह की गलतियों को भी लेकर कुछ लोग पछताते हैं। अगर मैं उस समय गुस्सा नहीं किया होता और मैंने उसे गोली नहीं चलाई होती तो आज मैं 5 साल जेल में नहीं होता। तो इस तरह की गलतियों को लेकर बंदा अपने वर्तमान को खराब करने लगता है और पछतावे में जीने लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको इस ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना है तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। बीते कल में जो भी गलतियां होती है, जो भी गलतियां होती है, वो होती है उस समय की हमारी समझ के अनुसार। उसके पीछे स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, कई फैक्टर्स होते हैं। हमारी अपनी भी गलती होती है, उस समय हमारी समझ ही उतनी होती है, हमारी भावनाएं ही उतनी कच्ची होती है, उतनी मैच्योर नहीं होती, हमारी भावनाएं उतनी विकसित नहीं हुई होती, हमारी समझ उतनी विकसित नहीं हुई होती। उसी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। तो भैया इस चीज को गहराई से देखना है। हमने कोई भी गलती की वो जानबूझकर नहीं की, वो जबरदस्ती नहीं की, वो तो बस हो गया अपनी समझ के आधार पर, हमारी कच्ची भावनाओं के आधार पर, ये तो बस हो गया। तो इसे लेकर हमें बैठना नहीं है। लेकिन मन मानता नहीं है, मन गलती देता है, खुद को नीचा महसूस कराता है, खुद को दोष देता है, एक गिल्ट फील करवाता है, उस पछतावे को छोड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, गहराई में जाऊं और प्रश्न करूं, क्वेश्चन करूं, भैया जो बीत गया है अब मैं उसे बदल नहीं सकता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता और उस पछतावे को जी रहा हूं तो इससे मेरा वर्तमान खराब हो रहा है। जो मेरी वर्तमान की लाइफ है, जिंदगी है, मेरा जो अपना परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, हंसते खेलते सब कुछ ठीक ठाक है वर्तमान में, मैं तो बस बीते कल के पछतावे को पकड़कर अपने वर्तमान को खराब कर रहा हूं। जब मैं ऐसा प्रश्न करता हूं, गहराई में जाता हूं कि भैया बीते कल के पछतावे को पकड़कर उसकी ओवर थिंकिंग में जीकर सिर्फ और सिर्फ मुझे तो नुकसान ही मिल रहा है। जब हम इस पछतावे की वजह से होने वाले नुकसान का एहसास अपने मन को करा देते हैं, दिखा देते हैं, खोल कर देख, आंखें खोल और देख क्या मिल रहा है तुझे। जब ये एहसास, जब ये अनुभव हम अपने मन को दिखा देते हैं, ये अनुभव करा देते हैं, तब मन अपने आप इस ओवर थिंकिंग को, इस बीते पछतावे को छोड़ने लगता है। और जैसे ही इस बीते पछतावे को छोड़ने लगता है तो ओवर थिंकिंग छूटने लगती है। बीते कल के पछतावे को छोड़ना मतलब आपने उन गलतियों को स्वीकार कर लिया और ये ओवर थिंकिंग छूटने लगती है। मैं बार बार कहता हूं, अपने मन की हरकतों को गौर से देखो, उसे समझो, उसके स्वभाव को समझो, गहराई में जाओ, प्रश्न करो, तो आपके भीतर एक समझ आएगी। जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी में, चाहे किसी रिलेशन में, जब हम फेल हो जाते हैं तो ध्यान देना, फेल हो जाने के बाद समाज का ताना बाना, लोगों की बोली, उनका चिढ़ाना, ये सब चीजें हमारे अंदर एक जिद पैदा करती है,
हमारे अंदर ये चीजें एक पीड़ा पैदा करती है और वो पीड़ा एक जिद पैदा करती है। इस तरह की पीड़ा हमारे काम आती है, हमें मदद करती है, हमारे भीतर एक जिद पैदा करती है और मेहनत करने की और एफर्ट डालने की और हार्डवर्क करने की एक जिद पैदा करती है। और इसी पीड़ा के दम पर, इसी जिद के दम पर हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, करते ही जाते हैं, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं और हम धीरे धीरे सफल होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो चीज हमें मिल जाती है जिसके बारे में हम कभी सोचे भी नहीं होते हैं। ये पीड़ा, ये जिद हमसे वो करवा जाती है जो हम कभी सोचे भी नहीं होते कि हम इतना कुछ कर लेंगे। तो इसके पीछे वो जिद होती है, जिद के पीछे वो पीड़ा होती है, पीड़ा के पीछे वो फेलियर होता है, फेलियर के पीछे वो फेलियर होता है, समाज का ताना बाना, उनकी बातें, उनका चिढ़ाना, उनकी बेइज्जती, उनका अपमान होता है। तो तभी जाकर के हम पहले से बेहतर बनते। तो ये फेलियर हमें पहले से मजबूत बना देता है, मन से मजबूत बना देता है। ये फेलियर हमें पहले से और ज्यादा मेहनत करना सिखाता है। ये फेलियर हमारे भीतर धैर्य की शक्ति पैदा करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बीते कल का पछतावा, ये जो गलतियां हैं, यही हमारी ताकत बन जाती है। फिर हम कहते हैं भैया अच्छा हुआ कि मेरे साथ ये हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आजकल लोगों का ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, हस्बैंड और वाइफ के डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। हस्बैंड छोड़कर चला जा रहा है, वाइफ छोड़कर चली जा रही है, दोनों एक दूसरे से तलाक मांग रहे हैं, डिवोर्स मांग रहे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भाई ब्रेकअप हो जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, जब ये चीजें होती हैं तब यही चीज आगे जाकर के हमें गहरी सीख देती है। यह पीड़ा आगे हमारे मन को और मजबूत बनाती है, हमें मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाती है, हमारी भावनाओं को और पक्की बनाती है, मैच्योर बनाती है। ध्यान से सुनना। लेकिन उस वक्त जब बंदे का ब्रेकअप होता है, जब बंदे का ब्रेकअप होता है, जब उसका प्रेमी या फिर प्रेमिका छोड़कर चली जाती है, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ छोड़कर चली जाती है, स्पेशली ब्रेकअप की बात कर रहा हूं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जो ब्रेकअप होता है, तो उस समय उन्हें लगता है कि भाई मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, गहरी पीड़ा होती है, सदमा जैसा लगता है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बंदा बोलता है मुझे तो वही चाहिए, मुझे उसी से शादी करनी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बंदी भी ऐसा बोलती है, अरे मुझे तो वही चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ध्यान से सुनना, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही पसंद आता है, मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। जब आप कहते हो मुझे तो वही चाहिए, मेरा तो दिल उसी के लिए तड़पता है, तो ध्यान से सुनना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, मुझे तो वही चाहिए, मेरा दिल उसी के लिए तड़पता है। ध्यान से सुनना, गहराई में जाइए। ये प्रेम नहीं, ये तो एक नशा है। ये प्रेम नहीं, ये तो एक लत है, मुझे तो वही चाहिए। ये प्रेम नहीं, ये एक नशा, एक लत है, मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। ये तड़प प्रेम नहीं है, इस तड़प के पीछे प्रेम नहीं है भैया, इस तड़प के पीछे एक नशा है, एक लत है, मुझे तो वही चाहिए। इसके पीछे एक कच्ची भावना होती है। ब्रेकअप होने के बाद वो जो भावना होती है वो कच्ची होती है, अनमैच्योर होती है, उसके पीछे कोई समझ नहीं होती। समझ रहे, उम्र भी कम और भावना भी कच्ची। तो ध्यान देना, इसके पीछे वो कच्ची भावना होती है भैया, वो एक मोह हो जाता है। तो भैया इसके पीछे प्रेम होता नहीं है। अगर आप बोलते हो उसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुझे वो चाहिए, मैं उसके बिना तड़पता हूं, मुझे वही चाहिए, तो भैया ये मन की कमजोरी है, जिसके पीछे स्वाभिमान की कमी है। आप जो तड़प रहे हो मुझे वही चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसके पीछे स्वाभिमान की कमी है, इसके पीछे मन की कमजोरी है, भावनाओं का टूटापन है, भावनाओं की कमजोरी है, इसके पीछे कोई प्रेम नहीं है।
जब आप उस पीड़ा से, उस दर्द से बाहर निकल जाते हो, फिर एक नए रिश्तों में जुड़ते हो, तो आपका ये जो नया रिश्ता है बहुत ही मैच्योर होता है, बहुत ही समझदारी से भरा होता है, क्योंकि फिर आपका मन सीख गया होता है, अब वो कच्ची टूटी भावनाओं में नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? अब वो अपनी भावनाओं को नहीं गिराता, अब वो अपने स्वाभिमान को नहीं गिराता। समझ रहे हैं? अब वो समझदारी से काम लेता है, अब वो समझ के जरिए आगे बढ़ता है, क्योंकि नए रिश्तों में जुड़ने के बाद भाई लगाव के साथ साथ समझदारी ज्यादा चाहिए होती है। तो ध्यान देना, हम पहले से और बेहतर बन जाते हैं। हमें मन के भीतर की शांति का महत्व पता चलता है। हमें पता चल जाता है कि भैया इस भावना से ज्यादा, ये बेचैनी वाली भावना, ये तड़प वाली भावना से ज्यादा, ये जिसे हम प्यार कहते हैं, इससे ज्यादा भीतर की शांति जरूरी है। हमें भीतर की शांति का महत्व पता चल जाता है। लेकिन ये कब पता चलता है? जब हम धोखा खाते हैं, जब हम पीड़ा में जाते हैं, जब ब्रेकअप होता है, जब हम बड़े बड़े संकट और संघर्षों को झेलते हैं, समाज का अपमान झेलते हैं, तब भीतर की शांति पता चलती है। लेकिन जब तक मन को चोट नहीं लगती, जब तक मन को पीड़ा नहीं होती, मन के साथ धोखा नहीं होता, तब तक मन भीतर की शांति का महत्व समझता ही नहीं है। तब तक तो उसे यही लगता है ये रिश्ता जरूरी है, ये प्यार जरूरी है, ये सम्मान जरूरी है। समझ रहे? तब तक उसे इसी में ही आनंद आता है। लेकिन ये सब चीजें पीड़ा का कॉज है, एंजाइटी का कॉज है। असली मजा और आनंद तो भीतर की शांति में है मेरे दोस्त। ये तब पता चलेगी जब मन को गहरी पीड़ा होती है। तब जब मन गहरी पीड़ा में जाता है तो ध्यान से सुनना, ऐसे कितने लोग हैं जिनका प्यार मिल गया, लेकिन उन्हें प्यार मिलने के बावजूद भीतर की शांति नहीं मिली। भीतर की शांति के लिए मन को पीड़ा की जरूरत है, भीतर की शांति के लिए मन को धोखे की जरूरत है, भीतर की शांति के लिए मन को चोट की जरूरत है, तभी वो भीतर की शांति को समझता है। तो जब हम पास्ट में जाकर उस पछतावे को देखते हैं, उससे सीखते हैं, गौर से देखते हैं, तब जाकर के ये भीतर का पछतावा, ये पास्ट का पछतावा छूटता है, ओवर थिंकिंग छूटती है, नेगेटिविटी छूटती है। मैं आपको एक और लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भैया कि गुस्से में वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर बैठते हैं। किसी पर बंदूक से गोली चला दी, सामने वाला पूरा मरता तो नहीं है, बच जाता है, लेकिन वो गुस्से में गोली चला देते हैं। फिर वो जेल में जाते हैं, 3 से 4 साल 5 साल जेल की हवा खाते हैं। जेल में जाने के बाद जब बाहर आते हैं तो हमेशा के लिए सुधर जाते हैं, हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उसे समझ में आता है और बाहर आता है तो वो पहले से बेहतर बन जाता है। अगर वो गलती करता नहीं, जेल में जाता नहीं, तो सीखता नहीं, समझता नहीं, पहले से बेहतर बनता नहीं। अगर वो जेल में जाता नहीं तो इसी तरह से हरकतें करते रहता, ये चीजें लंबी चलती, पूरी जिंदगी भर चलती। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ लोगों के साथ होता हुआ मैंने देखा है। तो यहां पर सुधारा किसने? उन गलतियों ने। तो 4 साल की जेल जो कटी, तो उसमें पछताने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसने तो सिखाया, पहले से बेहतर बनाया, भीतर की शांति का महत्व सिखाया। तो गलतियों से सीखते हैं। आपके पास्ट की कितनी भी बड़ी गलती हो, वो हमें सिखाती है। अगर हम सीखना चाहे तो, अगर हम देखना चाहे तो, वो इतना सिखाती है कि हमारा वर्तमान बेहतर हो जाता है, भविष्य बेहतर हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि उसकी सीख से हमें भीतर की शांति मिलती है। तो ओवर थिंकिंग के पीछे ये 2 कारण होता है, बीते कल के पछतावे को पकड़ना और भविष्य के डर को पकड़ना। जब इस चीज को हम गहराई से देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हम इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं और ये सोचने की आदत जड़ से खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आप ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओसीडी से निकलना चाहते हो, हमेशा के लिए यहां से निकलना चाहते हो, तो फिर जो सबसे पहला कदम आपको उठाना है वो है तीसरी आंखों का ध्यान, थर्ड आई मेडिटेशन।
ये तीसरी आंखों का ध्यान सबसे पहले आपको एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपको रिलीफ देगा, विचारों की आंधी को कम करेगा। और जिस मैं समझ की बात करता हूं ना, जिस समझ की बात करता हूं, समझ पैदा करे, समझ पैदा करे, उस समझ की पहली सीढ़ी आपको तीसरी आंखों के ध्यान के जरिए ही मिलेगी। तीसरी आंखों का ध्यान करेंगे तो आप समझ की पहली उंगली पकड़ना सीखने लगेंगे, बाकी 4 उंगली फिर आप अपने आप पकड़ना सीखने लगोगे। अपने प्रश्न के जरिए, लिखने के जरिए एक समझ पैदा होने लगेगी। तो तीसरी आंखों का ध्यान सिर्फ भीतर शांति नहीं लाता, शांति तो लाता ही है। तीसरी आंखों का ध्यान करने के बाद पूरे विचार आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, आप उन्हें देखने लगते हो, आप उन्हें समझने लगते हो। यह चीज आपको सीखने को मिलती है तीसरी आंखों के ध्यान के जरिए। इसीलिए मैं शुरू से, पहली वीडियो से ही, पहली रील से ही मैं कहता आ रहा हूं, प्लीज तीसरी आंखों का ध्यान करें। और तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है मैंने यहां पे एंड स्क्रीन पर दिया है, आप जरूर देखें, जरूर देखें।